हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSSB का, जो कि TGT सोशल साइंस का पेपर हुआ था और ये कब का है, 2021 का है। जो अब इसमें क्या करूँगा मैं एक्चुअल में, जो TGT सोशल साइंस के जो भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि हम PYQ, और ये हम 10-10 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि ये पेपर कब हुआ था। इसकी डेट है, अगर हम देख सकते हैं तो 10 अक्टूबर 2021 की है, और ये कब हुआ था, शिफ्ट 1 में हुआ था। फीमेल के लिए जो एग्जाम होता है उसका पार्ट ये है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और मैं जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको कि हम इसमें 10-10 क्वेश्चन का एक सेट बनाएंगे और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी DSSB का जो एग्जाम होने वाला है, हाल ही में जो DSSB का जो 2024 में जो एग्जाम होने वाला है TGT का सोशल साइंस का, उसके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसी से हमें एक आइडिया होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये है कि 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया था जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो ये होगा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा ने क्या किया था, यूरोप से अनाज का आयात किया था, क्योंकि यूरोप में अनाज की कीमतों में काफ़ी गिरावट आ गई थी, जिससे कि इन देशों के लिए वहाँ से अनाज खरीदना सस्ता हो गया था। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि 1820 से देख सकते हैं आप, 1820 से 1913 के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में यूरोप से अनाज का आयात किया गया था, जिससे कृषि कीमतों में काफ़ी गिरावट आई। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। 1787 में लुई सोल्वे ने अपने कुलीन सदस्यों को, कुलीन मतलब कि जो नोबल्स थे, उनके नोबल्स थे, कुलीन सदस्यों को, नोबल मेंबर्स को किस शहर में निर्वासित कर दिया था। मतलब यहाँ पर हमें पता है कि लुई 16 है, ये किससे रिलेटेड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कब हुई थी, कभी स्टार्ट हुई थी, 14 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। 14 जुलाई 1789 को यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जब बास्टिल फोर्ट को तहस नहस कर दिया था, खत्म कर दिया था। और उसमें बास्टिल का जो फोर्ट था, किला था, उसमें जो भी पॉलिटिकल कैदी थे, राजनीतिक कैदी जो रखे जाते थे, उनको रिहा करा लिया था। हालांकि उसमें केवल 7 ही कैदी थे जिनको रिहा करा लिया गया था, और जो आम जनता थी उनका मकसद ये था कि वहाँ से जो भी हथियार वगैरह है जो उनको मिल जाए। ठीक है, और क्योंकि वहाँ के लोग उससे नफरत करते थे, क्योंकि राजा की एक निरंकुश शक्तियों का एक प्रतीक था। तो उससे पहले की बात है कि जो लुई 16 था, उसने जो अपने जो कुलीन सदस्य होते हैं, मतलब कि नोबल मेंबर्स होते हैं, उनको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, ट्रोयस में शिफ्ट कर दिया था। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या हमारे पास खास डेट है वो देख लेते हैं। जैसे 5 मई 1789 में स्टेट जनरल की क्या हुई थी, बैठक हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, वर्साई के भवन में आयोजित की गई थी। और 20 जून की जो डेट है 1789 की, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई थी, कि नेशनल असेंबली ने शपथ ली थी, कि जब बाद में नेशनल असेंबली बना ली थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेट लिखी है, ये यहाँ से हम बता सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन सही मायने में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी थी। ये सबको पता है कि इसको हम बोलते हैं कि रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट जो था, इसमें क्या हुआ था, रोलेक्ट एक्ट में, जो कि कब आया था, 1919 में आया था। सर सिडनी रोलेक्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था कि एक कानून उनके उसमें लागू हो गया था, और इसमें ये बोला गया था कि किसी भी कोई भी जो अगर राजनीतिक और यानी कि क्रांति से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करता है तो उसको शक के दायरे में भी क्या कर सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार उसको पकड़ के जेल में डाल सकती है। और इसे काला कानून भी कहा जाता है, और कई बार इसको बिना दलील बिना वकील का जो नियम कानून कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। तो ये कब था, 1919 में। एक दूसरा जो हमें समझना चाहिए वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 में आया था। एक्चुअल में 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद क्या होता, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें 2 काम कर दिए गए थे, कि इसमें एक बना दिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था, और एक बना दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में रूल चल रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उस चीज़ को देखते थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बिजनेस था यहाँ का, जो यहाँ पर कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस चल रहा था, उसके ऊपर उसको देखने के लिए बना दिया गया था। अब दूसरा यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसको एक्चुअली मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, जो कि 1909 में हुआ था। कब हुआ था, 1909 में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ भी इसका कि क्या लिखा है यहाँ पर, कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में सर सिडनी रोलेक्ट के नेतृत्व में रोलेक्ट एक्ट का गठन किया गया। और उसके बाद अगर हम बात करें 1784 में क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग अलग कर दिया था दोनों को। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो है, इसको हम कह सकते हैं कि 1909 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली में ये जो आंसर थे नीचे से रिलेटेड थे। दूसरे क्वेश्चन ये है, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए जाना जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है कि उन्होंने अपने इस चीज़ पर विचार दिए थे। इन्होंने मतलब कि कार्ल मार्क्स का ये कहा जाता है कि इन्होंने इनका हिस्ट्री में काफ़ी योगदान है, और जो समाज में बदलाव के लिए उन्होंने काम किया था। और एडम स्मिथ को क्या कहते हैं हम, अर्थशास्त्र का जनक, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। और ये जो हमारे हैं बाकी के लियोनिड ब्रेंसन्यू और जेरेमी बेंथम, इनके बारे में हम देख लेते हैं इनका क्या है। लियोनिड ब्रेंसन्यू जो थे, ये क्या थे, जनरल सेक्रेटरी थे। क्या थे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी का, जो सोवियत यूनियन था, उसमें कब से कब तक रहे ये, 1964 से, और उनके डेथ के टाइम तक ये रहे हैं 1984 तक। और जेरेमी बेंथम की अगर हम बात करें तो ये क्या थे, इंग्लिश फिलोसफर थे, जूरिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर थे। तो इसमें हमें जो आंसर समझना था वो था कि
हु बेस्ड हिज आइडियाज हाउ टू चेंज द वर्ल्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी थ्रू हिस्ट्री। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। भूदान आंदोलन की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम इसका देखें तो पहला पॉइंट है कि आंदोलन जो था सरकार से स्वतंत्र था। हाँ, ये बात सही है। मतलब इसमें ये सरकार नहीं चला रही थी, इसको एक्चुअली में जो चला रहे थे विनोबा भावे चला रहे थे। आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। हाँ, ये बात सही है। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। नहीं, जयप्रकाश नारायण जी ने नहीं किया, इसका नेतृत्व किया था विनोबा भावे ने। तो हमारा आंसर जो हो गया वो पहला और दूसरा जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। तो किसमें है पहला और दूसरा, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो जो शुरू किया गया था 1951 में शुरू किया गया था। और किसने किया था? ये संत विनोबा भावे ने। ठीक है, एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कौन सा युग्म सही है? पहला ऑप्शन है मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789 में की गई थी। ये बात सही है। चर्च और पादरियों में सुधार ये हुआ, इसका कोई नहीं मतलब। वास्तविक पतन की पहली वर्षगांठ 1788 में बनाई गई। नहीं, इसकी जो बनाई गई पहली जो वर्षगांठ 14 जुलाई 1790 में बनाई गई थी। एक्चुअल में क्या हुआ था? 14 जुलाई और 1789 को ही क्या होता, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी और उसी दिन बास्टिल का जो फोर्ट था उसको तहस नहस कर दिया था। तो इसकी पहली वर्षगांठ अगर हम बात करेंगे तो कब बनाई गई? 1790 में। तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ठीक हो गया। तो इसमें जो ओनली वन, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये किसका स्टेटमेंट है? सबको पता ही है, ये है हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने ये हमारा स्टेटमेंट दिया था। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और देख लेते हैं। इन्होंने क्या था, आज़ाद हिंद फौज जो बनाई थी वो इन्होंने ही बनाई थी। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था वो इन्होंने किया था। जय हिंद का नारा जो था वो भी इन्होंने दिया था। और गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति भी यही थे, सुभाष चंद्र बोस थे। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल में क्या लिखा था इन्होंने? फ्रीडम फाइटर के लिए जो 1920 से लेकर 1942 तक की जो भी घटनाक्रम था उसके आधार पर इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का हो गया स्टेटमेंट जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। पहली बार अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था। कब दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था? एक्चुअल में जब 1857 की क्रांति हुई उस टाइम पर क्या हुआ कि जो मेरठ से स्टार्ट हो गई थी, हमें पता है कि क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 10 मई 1857 10 मई 1857 में ये क्रांति शुरू हो गई थी। और यहाँ से कहाँ से हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मेरठ से स्टार्ट होने के बाद ये फिर यहाँ पर कुछ जो सैनिक थे विद्रोह करते हुए कहाँ पहुँच गए थे? दिल्ली पहुँच गए थे। और दिल्ली में किसके पास पहुँचे थे? लाल किले पर पहुँचे थे बहादुर शाह जफर के बाद। और उसका जो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि कमांडर था वो बख्त खां था। ठीक है, तो ये डेट बतानी हमें कि दिल्ली पर 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था। कब किया गया था? 20 सितंबर को। 20 सितंबर 1789 को यह कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सोल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 वाज अ पार्ट ऑफ विच मूवमेंट, यानी कि सत्याग्रह जो था, नमक का सत्याग्रह किसका पार्ट था इनमें से? खेड़ा सत्याग्रह का पार्ट था? नहीं, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था, जो कि खेड़ा के किसानों के लिए हुआ था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, समझने वाले आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। और अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो 1920 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे जो मूवमेंट है गांधी जी ने स्टार्ट किए थे। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है कि 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का अंग था? यानी कि 1930 में जो नमक सत्याग्रह चला गया था वो किस मूवमेंट का पार्ट था? तो वो एक्चुअल में जो पार्ट था वो था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का। वो क्या था? अगर हम देखें तो यहाँ पर गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू कर दिया था। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक उन्होंने अपनी यात्रा की थी और 240 किलोमीटर की उनकी यात्रा थी। ठीक है, इन्होंने 12 मार्च से स्टार्ट किया था अपना ये मूवमेंट, 12 मार्च से, और ये कब जाकर हुआ था? 6 अप्रैल को पूरा हुआ था। ठीक है, तो इस बीच में क्या था? और इसमें कई बार क्वेश्चन ये पूछा था कि इसके साथ में गांधी जी के साथ में उनके कितने वॉलंटियर्स थे अनुयायी थे? तो हम ये कह सकते हैं 78 लोगों के साथ यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो नमक सत्याग्रह जो हम कह सकते हैं किसका पार्ट था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, आगे चलते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ खुदाई खिदमतगार? खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? ये हम जानते हैं कि खुदाई खिदमतगार का जो नेतृत्व करता थे वो थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। ठीक है, और अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करें तो गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है, राजनीतिक गुरु कहा जाता है। और वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि कहाँ पर मिली थी? सत्याग्रह किया था इन्होंने, बारडोली का सत्याग्रह किया था। तो जैसा मैंने बताया था कि हम इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हमने 10 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए गुड बाय, हमारा गुड।